जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, कौन? मौत। सुनिएगा जरा सा। जूझने का मेरा कोई इरादा न था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा न था। रास्ता रोककर वो खड़ी हो गई, यूं लगा कि जिंदगी से बड़ी हो गई। मौत क्या है? दो पल की नहीं, जिंदगी एक सिलसिला है, आजकल की नहीं। जिंदगी एक सिलसिला है, आजकल की नहीं। बार बार क्वेश्चन पूछा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? इनकी भाषा क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। की सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है? गैलीलियो का नियम का संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाता है। इन लोगों की ये आत्म कथा है। तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो जरा आइए और थोड़ा सा नोबेल के बारे में जान। दिया जाता है शांति का पुरस्कार नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। अब बाकी जो ये 5 पुरस्कार हैं वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। अच्छा में पूछा गया प्रश्न है कि पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। बिल्कुल सही है। बहादुर शाह जफर कहाँ से? दिल्ली। विकास संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर महबूब उल हक। ध्यान से समझिएगा, कितने राज्य भारत के, न कि देश। चलिए इसका आंसर ना आप दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम SSGD का चक्र सीरीज 5वां पार्ट आपके सामने लेकर के आए हैं। तो 5वां पार्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत की तरफ से अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो जरा देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये बताइए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, बताइए वो कहाँ है? द हेग में। कहाँ है? द हेग में। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड। ये नीदरलैंड में है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो इसकी स्थापना की अगर बात किया जाए, स्थापना, तो आपका स्थापना कब हुआ था? 1946 3 अप्रैल 1946 में हुआ था। इसका जो मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में। इसमें कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? अगर बात किया जाए कि कुल न्यायाधीश की, तो कुल न्यायाधीश कितने होते हैं? 15। और 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं। इसके ये जो 15 न्यायाधीश हैं, इसमें से 3 वर्ष में, हर 3 वर्ष में 5 न्यायाधीश क्या होते हैं? अवकाश प्राप्त करते हैं। और अगर बात किया जाए इसकी भाषा की, तो इसकी भाषा क्या है? फ्रेंच है और क्या है? अंग्रेजी है। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन आपके में आता है कि इसकी भाषा बताइए क्या है? तो फ्रेंच और अंग्रेजी। अच्छा, और बात करें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में कि कम से कम 9 न्यायाधीश चाहिए कार्य संचालन के लिए। कम से कम चाहिए यहाँ पर 9 न्यायाधीश। और इनकी नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो अगर बात किया जाए कि इनकी नियुक्ति कितने वर्ष की होती है, तो वो होती है 9 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होती है। तो ये आप कुछ चीजें जान गए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था? 3 अप्रैल 1946 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये बार बार क्वेश्चन पूछाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड। न्यायाधीश की संख्या कितनी है? 15। नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 9 वर्ष के लिए। इनकी भाषा क्या है? फ्रेंच और इंग्लिश। अच्छा, एक बात और हम आपको बता रहे हैं। ये बताइए कि सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है जहां पर न्यायाधीशों की संख्या सबसे अधिक है? तो उसका जो है वो उत्तर वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। याद रखे रहिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में टोटल न्यायाधीश की संख्या सबसे ज्यादा है। तो आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पर कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में से कौन से न्यायाधीश हुए? अगला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से किसे जड़त्व का नियम कहते हैं? आइए जरा देखते हैं। जो आपका ऑप्शन है वो है न्यूटन का पहला नियम। तो जरा देखिए, न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जब कोई वस्तु गति की अवस्था में रहेगी तो वो गतिमान रहेगी, स्थिर की अवस्था में रहेगी तो रुकी हुई रहेगी। कब तक? जब तक उस पर कोई बाह्य बल
न लगाया जाए। इसका मतलब जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु है, अगर ये स्थिर है तो ये स्थिर रहेगी, अगर गतिमान है, क्या है, गतिमान है, तो चलती रहेगी। कब तक? जब तक इन पर कोई बाह्य न लगे। तो ये है न्यूटन का पहला नियम। इसी नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं। किसको? गैलीलियो का। और यही किसका नियम है? जड़त्व का। ठहरी हुई जो मोटर गाड़ी होती है, देखते हैं ना आप, कभी बैठिए गाड़ी में तो क्या होता है, अचानक चलने पर हम पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं, तो वही है जड़त्व का नियम। तो न्यूटन का पहला जो नियम है उसी को गैलीलियो का भी नियम कहते हैं, उसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जो दूसरा नियम है इनका न्यूटन का, वो क्या है? F बराबर m में, F बराबर m में, या हम कह सकते हैं डेल्टा P बटे डेल्टा T बराबर F। इसका मतलब ये हुआ डेल्टा P क्या है? संवेग है। क्या है? संवेग। यानी संवेग में परिवर्तन की दर, दर माने होता है समय से भाग देना, तो संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। यही न्यूटन का दूसरा नियम है। या आप कह सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा लगाया गया बल उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है, उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। और बात करें अगर थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, तो थर्ड क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहलाता है? इसे क्या कहते हैं? जब किसी वस्तु पर हम जितना बल लगाते हैं तो वस्तु भी हम पर उतना ही बल लगाती है। किस दिशा में? विपरीत दिशा में। तो उसी को कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया। तो न्यूटन का पहला, तो क्वेश्चन आपका क्या था कि जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर पहला। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्लेइंग इट माई वे के लेखक कौन? तो जरा देखते हैं कि जो सबसे पहला ऑप्शन है आपका वो क्या है? युवराज। तो युवराज क्या लिखे थे? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका क्या है? कपिल देव। क्या है? कपिल देव। और कपिल देव क्या लिखे थे? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। तीसरे कौन? सौरव गांगुली। सौरव गांगुली का कौन सा किताब है? ए बुक ए सेंचुरी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। और जो चौथा है तो आपका वही ऑप्शन बच रहा है, सचिन तेंदुलकर, जिन्हें क्या कहा जाता है? क्रिकेट का भगवान और मास्टर ब्लास्टर। ध्यान दीजिए, इन्हें मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है। और अगर पूछे कि लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है, तो लिटिल मास्टर कौन? लिटिल मास्टर कौन, जरा बताइए। तो लिटिल मास्टर किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर को। किसे कहा जाता है? सुनील गावस्कर। ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर क्या लिखे हैं? कौन सा? प्लेइंग इट माई वे। और ये सब क्या है? सब के सब ये जो चारों हैं ये सब के सब क्या हैं? एक आत्मकथा है इन लोगों की। आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि सचिन तेंदुलकर क्या लिखे हैं? प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन नंबर चौथा। अब इसको सही कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। आपका अगला कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो जो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो बौद्ध संगीता कुल कितनी हुई थी? 4। 1 2 3 और 4। प्रथम लिख दिए यहाँ पर। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? आपको पता होगा कि राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह। इसमें शासनकाल किसका था? तो शासनकाल किसका था, जरा बताइए। शासनकाल किसका था? तो शासनकाल किसका था? अजात शत्रु। अजात शत्रु। जो दूसरा हुआ था आपका वो कहाँ हुआ था? वैशाली। कहाँ हुआ था? वैशाली। और वैशाली का इस समय शासनकाल किसका था? काला शोक। किसका? काला शोक। और जो तीसरा हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। और इस समय शासनकाल किसका था? अशोक का। किसका था शासनकाल? अशोक का। और जो आपका चौथा हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुंडलवन। कहाँ हुआ था? कुंडलवन। और इस समय जो शासक था वो कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क। तो क्वेश्चन पूछा जाता है ये चारों जो बौद्ध संगीति हैं
इनको आप तैयार किए रहिएगा। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। और ये याद रखे रहिएगा, पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में। तो अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न। अगला आपका क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? एकदम आपको पता होगा कुल कितने पदक थे? 7। कहाँ? टोक्यो ओलंपिक में। जापान में हुआ था ये। कहाँ हुआ है इस बार? जापान 2020 वाला। तो जरा 7 पदक हैं, वो कौन सा? एक क्या है? स्वर्ण पदक। क्या है स्वर्ण पदक? किसने जीता है? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा किसमें? जैवलिन थ्रो। जैवलिन थ्रो, भाला फेंक। और जो 2 पदक मिले हैं वो किसमें मिले हैं? रजत। रजत पदक किसको किसको? मीराबाई चानू और रवि दहिया। मीराबाई चानू। मीराबाई चानू और कौन? रवि दहिया। रवि दहिया किससे संबंधित हैं? कुश्ती से। किससे संबंधित हैं? कुश्ती से। और मीराबाई चानू भारोत्तोलन। भारोत्तोलन। तो भारोत्तोलन ये कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं? अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो ये 49 kg और ये कितना? 57 kg। और जो 1, 2 और इसमें कांस्य पदक कितने मिले हैं टोटल? 4। कौन कौन? पीवी कांस्य पदक यहाँ लिख देते हैं। कांस्य पदक टोटल कितने मिले हैं? 4। पहला किसको? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को। एक क्या कौन सी खिलाड़ी है ये? बैडमिंटन। कौन सी खिलाड़ी है? बैडमिंटन। जो अगला आपको मिला है वो किसको मिला है? लवलीना बोर्गोहेन। लवलीना बोर्गोहेन। ये कौन है? कुश्ती। क्या? कुश्ती। कितना? 64 से 69 किलोग्राम भार वर्ग में। अगला कौन? पुरुष हॉकी टीम। पुरुष हॉकी टीम। इसके कप्तान कौन? मनप्रीत सिंह। और अगला जो चौथा बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया कितने किलोग्राम भार वर्ग में? अगर क्वेश्चन पूछा तो 65 किलोग्राम भार वर्ग में। तो ये टोटल है आपके 7 पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी। अभी इसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है? जो स्वर्ण पदक नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित? जैवलिन थ्रो। इंपॉर्टेंट तो सब है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि मीराबाई चानू कितने किलोग्राम भार वर्ग में खेलती हैं? 49 kg। तो आप साथ साथ ये भी याद रखे रहिएगा। रवि दहिया 57 kg। लवलीना बोर्गोहेन 64 से 69 और बजरंग पुनिया 65 kg। बाकी आपको नाम पूरा का पूरा आपकी जुबान पर होना चाहिए। अगर आपने ओलंपिक वाला वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको जा करके देख लीजिए। उसमें पूरा डिटेल बताया गया है कि भारत ने आज तक कुल कितने पदक जीते हैं, स्वर्ण कितने जीते हैं, बाकी कुल पदक कितने जीते हैं। तो जो आपका क्वेश्चन था कितने पदक जीते हैं, तो 7 पदक जीते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका कि वर्ष 2020 के लिए नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कौन पाया है। तो जरा आइए और थोड़ा सा नोबेल के बारे में जानते हैं। तो आपको पता होगा कि नोबेल पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने क्या खोजा था? डायनामाइट। डायनामाइट बम का आविष्कार अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों तो क्या मारेंगे? अल्फ्रेड नोबेल। तो जरा आइए नोबेल पुरस्कार के बारे में जानते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। कौन कौन सा जरा देख लिया जाए। रसायन हो गया, भौतिक हो गया, चिकित्सा हो गया, कौन हो गया? चिकित्सा। और कौन हो गया? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। जो चौथा हो गया वो पांचवा, ये क्या हो गया? साहित्य हो गया। और एक और कौन हो गया? शांति। और एक चीज और हम आपको बता रहे हैं कि जो शांति का पुरस्कार है ये कहाँ दिया जाता है? शांति का पुरस्कार नॉर्वे में। कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे में। अब बाकी जो ये 5 पुरस्कार हैं वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। याद रखे रहिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? नॉर्वे, ओस्लो। और बाकी सब जो 5 पुरस्कार वो कहाँ दिया जाता है? स्वीडन में। तो याद रखे रहिएगा। अच्छा, बात किया जाए कि शुरू कब हुआ था, तो शुरू हुआ था 1900 में, लेकिन दिया कब गया? दिया गया कब दिया गया? 1901 में। 1901 में दिया गया दोस्तों नोबेल पुरस्कार, जो सबसे पहला 1901 में दिया गया था। तो जो आपका जो प्रश्न है वो क्या है
कि नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में कौन पाया है, तो वो कौन पाया है, जो पहला ऑप्शन है, जरा आपका ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन क्या है, जो पहला ऑप्शन है वो है लुईस ग्लुक। तो जो लुईस ग्लुक ये कौन है, लेखिका है, तो ये साहित्य के क्षेत्र में पाई हैं, साहित्य के क्षेत्र में। जो अगला ऑप्शन है आपका वो है पाल मिग्रो और रॉबर्ट विल्सन। तो पाल मिग्रो, रॉबर्ट विल्सन किसके क्षेत्र में पाए हैं, अर्थशास्त्र। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के 2020 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पाए हैं। और साहित्य के क्षेत्र में लुईस ग्लुक। तो शांति के क्षेत्र में कौन पाया, शांति के क्षेत्र में आपका क्या ऑप्शन बच रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा ना ऑप्शन नंबर आपका, तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो जो आपका पहला ऑप्शन है अनूप चंद्र पांडे, बिल्कुल भी नहीं सही है। ये कौन है, चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। जो आपका अगला ऑप्शन है वो क्या है, नरिंदर बत्रा। तो नरिंदर बत्रा क्या है, जरा बताइए। FIH फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के ये क्या है, अध्यक्ष हैं। क्या है, अध्यक्ष। कितनी बार लगातार, दूसरी बार। ये ध्यान दीजिएगा, नरेंद्र बत्रा दूसरी बार फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। जो तीसरा ऑप्शन है वो आपका सुबोध कुमार जायसवाल। ये कौन है, तो ये सुबोध कुमार जायसवाल क्या है, ये CBI के हेड है, CBI के निदेशक। तो आपका जो ऑप्शन बचता है वो क्या बचता है, सुशील चंद्रा। तो सुशील चंद्रा बिल्कुल भी सही है, सुशील चंद्रा। यही क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अब मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होता है, चुनाव आयोग का अध्यक्ष होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। भारतीय चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है यही अध्यक्ष होते हैं, किसके, भारतीय मुख्य चुनाव आयोग के। और किसका स्थान लिया ये, अगर क्वेश्चन पूछे तो सुनील अरोड़ा। किसका स्थान लिए हैं, सुनील अरोड़ा। और अगर पूछा जाए कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। और कितने साल के लिए, या 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए। तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, 6 साल के लिए और 65 वर्ष की आयु तक। अच्छा, और तो ये क्वेश्चन जो आपका था कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन, तो वो कौन है, सुशील चंद्रा। कौन से नंबर के हैं ये, 24वें। कौन से नंबर के हैं, 24वें। अगर बात किया जाए तो बताइए जरा सा, पहले नंबर के कौन, तो बिल्कुल सही है, सुकुमार सेन। ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि पहले नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, सुकुमार सेन है। और 24वें स्थान पर कौन है, सुशील चंद्रा, सुनील अरोड़ा की जगह पर आए हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, 6 साल या 65 वर्ष जो आयु पूरा हो जाए। अब आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन आपका कि 1857 की जो क्रांति थी, दिल्ली से उसका नेतृत्व किसने किया था। तो जरा आइए, और सबसे जो पहला ऑप्शन है देखते हैं, नाना साहब। तो नाना साहब कहाँ से किए थे, कानपुर। अच्छा, नाना साहब का नाम क्या था, धोधू पंत। याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन पूछता है, नाना साहब का दूसरा नाम धोधू पंत। कानपुर से और कौन थे, तात्या टोपे। और इनका भी नाम पूछता है, रामचंद्र पांडुरंग। क्या नाम है इनका, रामचंद्र पांडुरंग। ध्यान दीजिएगा, आत्मा समाज के संस्थापक थे वो आत्माराम पांडुरंग है। ये तात्या टोपे का नाम है रामचंद्र पांडुरंग। तो नाना साहब कहाँ से किए थे, कानपुर से। जो अगला है बहादुर शाह जफर, बिल्कुल सही है, बहादुर शाह जफर कहाँ से, दिल्ली से कमान संभाला था 1857 की क्रांति। और कौन था, वक्त खां। जो अगला ऑप्शन है वो है बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल कहाँ से, आप बताइए जरा, बेगम हजरत महल कहाँ से, लखनऊ। और जो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है,
कुंवर सिंह। कौन? कुंवर सिंह। जगदीशपुर, बिल्कुल सही है, जगदीशपुर कहाँ? बिहार में है। अगर एक बात करें कि झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई हैं ये कहाँ से की थी? झांसी। और ये ध्यान दीजिएगा, झांसी से जो नेतृत्व किया था वो रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई। और यहाँ का एक क्वेश्चन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो समझिएगा, जरा सा सुनिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई का जो विद्रोह समाप्त करने वाला, विद्रोह को दबाने वाला कौन था? ब्रिटिश शासक, जो उस समय ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो कौन था? ह्यू रोज। क्वेश्चन पूछता है, याद रखे रहिएगा, ह्यू रोज झांसी में विद्रोह को दबाया था। तो जो आपका ऑप्शन था वो आपका जो प्रश्न था वो क्या था? दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था? दिल्ली। तो दिल्ली से कौन था? बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर दूसरा। और ये नाम याद रखे रहिएगा, दोदू पंत, नाना साहब और रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे। और बाकी आप देख लीजिए, इसको नोट भी करते रहिए आप। चलिए अब अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन? तो अर्थशास्त्र के जनक कौन, जरा बताइए। एडम स्मिथ, बिल्कुल भी सही है। एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में एक बुक लिखा, ए वेल्थ ऑफ, जरा बताइए, ए वेल्थ ऑफ नेशन। ए वेल्थ ऑफ नेशन, इसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम भी कहा जाता है। ए वेल्थ ऑफ नेशन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम, इन्होंने ए वेल्थ ऑफ नेशन में इसको बताया। और वो किताब कब आया? 1776 में। तो एडम स्मिथ कौन है? अर्थशास्त्र के जनक है। अगर बात करें कि कार्ल मार्क्स कौन? तो कार्ल मार्क्स ने बताया था, राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। किसका सिद्धांत? राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। इनकी एक किताब है, कौन सी? दास कैपिटल। जो आपका जो अगला है प्रोफेसर लॉन्ज ने क्या दिया था? प्रोफेसर लॉन्ज ने दिया था कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। समाजवादी को किधर की तरफ बढ़ाना चाहिए? पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाना चाहिए। ये प्रोफेसर लॉन्ज ने बताया था इस सिद्धांत को। और जो अगला ऑप्शन है आपका वो प्रोफेसर महबूब उल हक। ये कहाँ के हैं? प्रोफेसर महबूब उल हक, जरा बताइए कहाँ के हैं? पाकिस्तान के। इन्होंने मानव विकास, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव विकास संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया था? प्रोफेसर महबूब उल हक। तो जरा क्वेश्चन समझते हैं कि पूछेगा क्या। तो सबसे पहले तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के जनक कौन? तो एडम स्मिथ। इनकी किताब का नाम क्या है? ए वेल्थ ऑफ नेशन। कार्ल मार्क्स की किताब का क्या नाम है? दास कैपिटल। किसका सिद्धांत दिए थे? राज्य अर्थव्यवस्था का। और प्रोफेसर लॉन्ज समाजवादी अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर। और प्रोफेसर महबूब उल हक, एकदम इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रोफेसर महबूब उल हक मानव विकास संकल्पना का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो जो आपका अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वर्षा कराने में निम्न में से किसको उपयोग में लाया जाता है? तो जो आपका सबसे पहला ऑप्शन है वो क्या है? AgCl। क्या है? AgCl, सिल्वर क्लोराइड इसे बोला जाता है। और इसी को हार्न सिल्वर भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? हार्न सिल्वर। कहाँ पर होता है? फोटोक्रोमैटिक कांच को बनाने में। फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में किसका यूज होता है? AgCl। जो दूसरा ऑप्शन है वो आपका क्या है? AgI। क्या है? AgI। और AgI को क्या कहते हैं? सिल्वर आयोडाइड। और इसी का यूज किया जाता है कृत्रिम वर्षा कराने में। तो कृत्रिम वर्षा का कराने में अगर कभी पूछेगा तो सिल्वर आयोडाइड। और जो अगला ऑप्शन है वो क्या है आपका? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग क्या किया जाता है? वो आप देखते होंगे जब आप मतदान का प्रयोग करते हैं तो आपकी उंगली में स्याही लगाया जाता है ना, नीले कलर का, तो देखते होंगे वो जल्दी छूटता नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कि मतदाता को जो स्याही लगाया जाता है वो किस यौगिक का बना होता है? तो AgNO3
3। तो मतदाता स्याही इसको बोल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको हम बता दें कि 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? मतदाता दिवस। एकदम याद रखे रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतदाता दिवस 25 जनवरी। जो अगला ऑप्शन है वो आपका क्या है? AgBr। AgBr माने सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको कहाँ करते हैं? फोटोग्राफी में इसका प्रयोग करते हैं। तो जो आपका प्रश्न था वो क्या था कि कृत्रिम वर्षा को कराने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो AgI यानी सिल्वर ब्रोमाइड, सॉरी सिल्वर आयोडाइड। ऑप्शन नंबर दूसरा, याद रखे रहिएगा। प्रश्न है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े हैं? ध्यान से समझिएगा, कितने राज्य भारत के, न कि देश। तो जो आपका पहला ऑप्शन है 7, बिल्कुल नहीं, 7 नहीं। और अगला ऑप्शन क्या है? 19 नहीं है। अगला ऑप्शन क्या है आपका? 18 है। और अगला ऑप्शन क्या है? 16, बिल्कुल सही है। तो 16 जो राज्य हैं वो क्या है? भारत के पड़ोसी देशों से इनका जुड़ाव है। ये क्या 16 राज्य, क्या है? 16 राज्य। तो जरा आइए और देखते हैं कि कितने देश हैं। तो टोटल तो 7 पड़ोसी देश हैं। कौन? जो स्थलीय सीमा बनाते हैं किससे? भारत से। वो कौन कौन? तो आपको पता होगा, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, चीन है, और आपके कौन है? म्यांमार है, अफगानिस्तान है, और कौन है? भूटान। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, चीन, म्यांमार, अफगानिस्तान और भूटान, ये 7 पड़ोसी देश जो स्थलीय सीमा बनाते हैं भारत से। और 7 ही पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा भी बनाते हैं। 7 ही पड़ोसी देश जो जलीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन? पाकिस्तान, श्रीलंका। अच्छा चलिए, इसका आंसर ना आप दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 7 पड़ोसी देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, कौन सी सीमा? जलीय सीमा बनाते हैं। किसे? भारत से। 2 हम नाम बता दिए, पाकिस्तान और श्रीलंका, बाकी 5 आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो जो आपका प्रश्न था वो क्या था कि कितने राज्य ऐसे हैं जो पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो कितने हैं वो? 16। याद रखे रहिएगा, 16, 7 नहीं, 16 पड़ोसी राज्य हैं और 7 क्या हैं? देश हैं जो भारत से स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और जलीय सीमा से भी जुड़े हैं। तो दोस्तों आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और हाँ यार, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और जो भी कमियां हैं जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, उस पर हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आप भी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, सिलेक्शन आपका निश्चित ही होगा। धन्यवाद। जय हिंद।